हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, बहुत लंबे समय बाद अपन मिल रहे हैं। उसका कारण है कि हम जो है अपना मैथ का स्पेशल वीडियो कोर्स जो एप्लीकेशन पे लॉन्च हुआ है क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर, उसकी रिकॉर्डिंग में बिजी थे। और स्पेशली वीडियो मेंस के जो एडवांस मैथ के जो पोर्शन जो जुड़ा है उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। अर्थमेटिक का कुछ भाग तो पहले रिकॉर्ड हो चुका था। तो अब हम फ्री हुए, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर वीडियो मेंस के लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आवें। और उसमें से स्पेशली जो है डिमांड थी कि जो क्वालिटी एजुकेशन की अपनी जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करवाया जाए। तो फिर हमने निर्णय लिया कि अपने जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम सॉल्यूशन लेके आएंगे यूट्यूब पर। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर जो अपना पहला टेस्ट है, उस टेस्ट में जो टॉपिक वाइज टेस्ट है पहला वीडियो का, उसमें दो टॉपिक आपके पूछे गए थे। एक तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स जो है वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है, बशर्ते उसके कॉन्सेप्ट को बेस में जाकर के समझा जाए। वीडियो कोर्स से जुड़े काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि उन्होंने मैथ्स को लेकर के काफी अच्छी शार्पनेस हासिल की है, और मैं इस टेस्ट के माध्यम से आपको वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वीडियो कोर्स में दिए हैं उनसे कोरिलेशन बताऊंगा कि किस टाइप से वो सारे कॉन्सेप्ट मतलब सीधे तौर पे लागू होते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपना वीडियो का जो आपका पहला टेस्ट, उसमें मैथ्स का सॉल्यूशन, टॉपिक थे आपके परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्यारे साथियों, ये पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट टेस्ट में पूछा गया था। देखिए, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। अब इसको कैसे किया जाए, तो बहुत आसान है। कोई संख्या है वो आप जानते नहीं तो आप x मान लो। x का 18% 75 के 12% के बराबर है। आप देख लीजिए, 100 to 100 कैंसिल हुआ, 6 से कट गया 3 बार, 6 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 25 बार, 25 दूनी 50, यानी कि वो संख्या 50 है। तो किस संख्या का 18%, इसका मतलब है 50 का 18% जो है वो 75 के 12% के बराबर है। 3 से 4 सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आप देखेंगे आगे जो है क्वेश्चंस, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस सेकंडों में सॉल्व होंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी मस्ट रिक्वायर्ड है। सुनिए, तो आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फर्स्ट टेस्ट में, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी किसके बराबर होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया भी है, जो लोग पढ़े हैं उन्होंने, जिन्होंने वीडियो कोर्स परचेज किया या फिर पहले जो मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेके आता था वहां पर भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। देखो, जब भी इस प्रकार की स्थिति मिले कि दो संख्याओं में पहली संख्या का एक विशेष परसेंट दूसरी संख्या के किसी विशेष परसेंट के बराबर होता है, यहां पे कह रखा है कि पहली संख्या का 120% बराबर है दूसरी के 80% के, और उन संख्याओं का अगर अनुपात लाना हो तो बहुत आसान है, उनको क्रॉस कर देते हैं। तो यहां पे तो आ जाएगा आपका 8 और वहां पे जाएगा 12, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 3 बार। तो a और b जो है उनका अनुपात आपके 2:3 आ गया। आपको क्या पूछा है, a प्लस b पूछा है, a यानी कि 2 प्लस 3, और बटे में पूछा है आपको b माइनस ए, b मतलब 3 और माइनस ए मतलब 2, तो ऊपर हो गया 5 बटे में 1 यानी कि 5। आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसान है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था ऐसा क्यों होता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट का 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। एक दिन मतलब 24 घंटे, 24 घंटे का ये जो टाइम है वो कितने परसेंट है। अब ये जो टाइम है ना वो घंटे और मिनट में दे रखा है, तो आप मिनट को पहले घंटे में कन्वर्ट कर लो। तो 45 जो मिनट है उसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग देंगे, 15 से ये कट गया 3 बार, 15 से कट गया ये 4 बार, तो आपका टोटल टाइम हो गया 1 घंटा 3/4। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 घंटे। इसको आपको दिन के ऊपर प्रतिशत के रूप में देखना है, तो बहुत आसान है। इसको आप प्रतिशत के रूप में देखो, दिन पर, दिन यानी कि 24 घंटे पर, इंटू 100, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। देखिए 7/4 ये उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/24 हो जाएगा, इंटू 100, इससे कट गया ये 25 बार, और 25 को इससे गुणा करोगे, भाग दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 7.291। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड आंसर है। क्लियर, ये तो बड़ी इजी बात है, आप में से हर कोई कर सकता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये एग्जैक्टली इससे पिछले वाले जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसके जैसा क्वेश्चन है। देखो
तीन अमाउंट है ए, बी और सी। इसने क्या बोला है कि ए का जो 30% है वो बी के 0.25 और जो सी का 1/5 है उसके बराबर है। रेशियो, प्रोपोर्शन, टॉपिक और परसेंटेज दोनों के अंदर मैंने आपको समझाया था। मैं उनको समझाने की बात कर रहा हूं जिन्होंने या तो YouTube पे मेरे जो टॉपिक्स देखे हैं या फिर जिन्होंने वीडियो कोर्स खरीदा है उनको पता है, ठीक है। आप में से काफी लोग जिन्होंने YouTube पे मेरी क्लासेस देखी नहीं वो सोच रहे होंगे कब इन्होंने समझाया था। तो कोई बात नहीं, आप अभी समझ लो कैसे किया जाता है। जब भी दो या दो से अधिक 3, 4, 5 अमाउंट का कोई इक्वल पार्ट दिया जाता है तब उनको रेशियो में बदलने का तरीका क्या है, ये पॉइंट हटाओ, बटे में 100 लगाओ, ठीक है। मतलब ये परसेंट जो है आपका बटे में 100 से सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही ये अमाउंट को आप रेसिप्रोकल करोगे रेशियो संख्याओं का मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 25 से कट गया एक बार, 25 से कट गया 4 बार। तो ये है 3/10 बराबर 1/4 बराबर 1/5। इनका अनुपात चाहिए तो इनको उल्टा कर दो, ये 10/3 अनुपात 4/1 अनुपात 5/1। चुटकियों में ये सॉल्यूशन आ गया। अब इनको सरल करना है। सरल करने का तरीका है, इसको छुपा लो, 1 एकम, ये 10 हो गया आपका, और 1 को छुपा लो, 3 एकम 3, 3 को 4 से गुणा किया, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 5 तिया 15, है ना। आप कहोगे सर ये आपने क्या किया ऐसे हाथ रख करके। आप एक काम कर लो, आप 3, 1 और 1 का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दो, 10, 15 और 12 आएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्लियर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट तो समझाना चाहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझे, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। छात्र ने 190 अंक हासिल किए और वह 35 अंकों से असफल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या क्या थी, मतलब अधिकतम अंक क्या थे। ओके, अब सुनो, पूर्णांक खूब क्वेश्चन किए हैं अपन ने ऐसे। पूर्णांक जो है वो ऑलवेज 100% होंगे। एवरीथिंग इज 100% इन दिस यूनिवर्स। आप ये मान के चलो कि दुनिया में सब कुछ 100% है, उसके बेस पे आपको कैलकुलेशन करनी है। तो क्या बोला है कि वो 36% पे पास होता है। ओके, अब उसने क्या किया, उसने 190 अंक तो वो लाया है, लेकिन 35 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 190 तो लाया और 35 से फेल हुआ। इसका मतलब 225 अंक जब आते हैं तब जाके वो बच्चा पास होता है। और पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता होती है। तो अपन कह सकते हैं कि 36% की जो वैल्यू है वो 225 अंक के बराबर है। ये आपके लिए सुराग का काम करेगा, क्लू का काम करेगा। आपको 100% वैल्यू लानी है। 225 में 36 का भाग दिया, गुणा किया 100 से, तो यह आ जाएगा आपका 625। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन जरूर आप चेक कर लें, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की स्थिति है प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 5 लीटर के अल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, 5 लीटर का जो घोल है अल्कोहल और पानी का, 2 मात्राएं हैं, एक तो है अल्कोहल और एक है वाटर। उसके अंदर परसेंट की बात करें तो इसने बोला है कि 40% अल्कोहल है। अल्कोहल आपका 40% है। आप जानते हैं कि दुनिया में सब कुछ 100% है, तो अल्कोहल 40% हो गया। इसका मतलब मिश्रण के अंदर बचा हुआ 60% वाटर है। आप एक काम करो, 5 का 40% आपका 2 लीटर होगा और 60% आपका 3 लीटर होगा। तो आपने क्या कर दिया कि पानी और अल्कोहल को अलग अलग कर दिया। अब ये बोल रहा है कि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट क्या होगा। तो जैसे इन दोनों तत्वों में से किसी एक को छेड़ोगे तो नया मिश्रण तैयार होगा, और नए मिश्रण के अंदर ये तो आपका अल्कोहल, ये आपका वाटर। अगर अपन अल्कोहल की बात करें तो वो 2 ही लीटर रहेगा, क्योंकि उसको न तो मिलाया है न निकाला है। ओके, पानी जो आपका 3 लीटर था वो 1 लीटर और मिलाया तो पानी हो गया आपका 4 लीटर। और अब अगर अल्कोहल की बात करें तो 2 और 4 6 लीटर अल्कोहल हो गया, और अल्कोहल का परसेंट चाहिए। तो इस 6 लीटर के नए मिश्रण में अल्कोहल आपका 2 है, तो 2 का परसेंट 6 के ऊपर निकालोगे तो ये आपका 33 से 1/3% आएगा। ऑप्शन डी जो है आपका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो मिश्रण टॉपिक में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने ये सारी चीजें समझाई थी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल पे अपन ने इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझा था, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। अब देखिए, राम अपने वेतन का 40% भोजन, 20 घर के किराए पर और 10% मनोरंजन, 10% यातायात पर खर्च करता है। वो महीने के अंत में 1500 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। मैंने आपको कहा ना,
सब कुछ अपने आप में 100% है। तो ये मानो कि उसका जो मासिक वेतन है वो 100% है। अब उसके खर्च की बात करें तो ये सारा जोड़ दो, 40% उसने भोजन पर खर्चा किया, 40 और 20 60, 60 और 10 70 और 10 80% तो वो खर्चा कर बैठा। 80% वो खर्चा कर बैठा तो उसकी बचत कितनी है? बहुत इजी वे में आप बता सकते हो कि उसकी बचत कितनी है। 100% कमाता है, 80% का खर्चा, तो 20% की उसकी बचत है और वो 1500 रुपये बचाता है। तो 20% 1500 के बराबर हैं। ये आपके लिए सुराग हैं। आपको वेतन लाना है ना, तो वेतन का मान कितना है? 100%। 20% का मान 1500 है। 1500 में 20 का भाग दोगे तो 1% का वैल्यू आया और गुणा कर दिया 100 से, तो आपका ये जो 7500, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। ये उसका मासिक वेतन हो गया। क्लियर है? तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट लेके चलता हूं आपको। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक स्कूल बैग तथा जूतों के मूल्य का अनुपात 7:5 है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 200 रुपए अधिक है, तो जूते का मूल्य ज्ञात करो। अनुपात समानुपात टॉपिक में जस्ट पहला कॉन्सेप्ट यानी कि अनुपातिक विभाजन, वहां पे अपन ये पढ़ते हैं। बहुत आसान सी बात है। एक तो है बैग, ठीक है, और एक क्या है? जूते। इनके मूल्य का अनुपात है 7:5। ये जब 7 इकाई मूल्य लेता है तो ये लेता है 5 इकाई। अब इसने क्या बोला है? बैग का मूल्य जूते से 200 रुपए अधिक है। बैग का मूल्य जूते से 200 रुपए अधिक है। इकाई के अंदर 2 इकाई अधिक है, तो बैग जूते से 2 इकाई अधिक है। ये बोल रहा है 200 रुपये अधिक है। इसका मतलब अपना 2 इकाई 200 रुपये के बराबर है। ये क्या मिल गया? सुराग। और आपको जूते का मूल्य लाना है, तो बताइए जूते का मूल्य क्या हो जाएगा? 5 इकाई है जूते का मूल्य, 202 इकाई के बराबर है, तो 200 में आप 2 का भाग दोगे और गुणा 5 से कर दोगे, ये 500 आ गया। तो जूते का मूल्य 500 हो गया और बैग का मूल्य 700 हो जाएगा। आपको इधर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा इनका अंतर कितना है? 2 इकाई। 2 इकाई बराबर 200, 1 इकाई बराबर 100, तो 5 इकाई बराबर 500 और 7 इकाई बराबर 700। वेरी इजी। बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आवश्यक है, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 40, 50 एवं 60 छात्रों की तीन समूह एक परीक्षा में शामिल हुआ। उनकी सफलता का प्रतिशत 100, 90 और 80 है। तो तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का प्रतिशत कितना है? बहुत आसान, बात को समझना। वो यूं कह रहा है कि 3 ग्रुप है, एक तो 40 का है, 40 बच्चे हैं, एक 50 बच्चों का ग्रुप है और एक 60 बच्चों का ग्रुप है, एक एग्जाम में शामिल होता है और उनका सक्सेस रेशियो देखियो, सफलता का जो प्रतिशत है वो है 100, 90 और 80। पहले में 100% एग्जाम में सफल हुए, तो एक बात बताओ, 40 छात्रों में से 100% पास हुए, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहला जो ग्रुप है उसके 40 बच्चे सफल हुए, दूसरे ग्रुप के 90% बच्चे पास होते हैं, सफल होते हैं। तो 50 का 90% 9.45, ये आपका 45 बच्चे सेकंड में सफल हुए। तीसरे ग्रुप के जो बच्चे थे वो उस एग्जाम में 80% पास हुए, सफल हुए। तो 60 का 80% कितना होता है? 8 संग 48, 48। तो 48 बच्चे वो पास हुए। अब देखिए आपको पता करना है कि टोटल कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। अच्छा, कुल बच्चे थे कितने जो एग्जाम में शामिल हुए? 40 और 50, 90 और 60, 150 बच्चे थे। ठीक है, देख लीजिए आप, टोटल 150 बच्चे थे, उसमें से पास कितने हुए? तो इनको आप जोड़ दो, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 133 बच्चे। ठीक है, तो सफलता का प्रतिशत ये आपके हो जाएगा 133 का परसेंट निकालना है। 133 बच्चे पास हुए हैं आउट ऑफ 150 इंटू 100। ठीक है, तो अब आप देख लो, 50 से कट गया 3 बार, 50 से कट गया 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2। इसमें किसका भाग देना है? 3 का। 8 तिया 24, 2 बच गया, और 8 तिया 24, 25, 26, 2/3 प्रतिशत। ये आपका हो गया 88 से 2/3 प्रतिशत। कैलकुलेशन वापस तो भी चेक कर लेना। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। तो टोटल 200 बच्चे शामिल हुए थे, उसमें से पास कितने हुए हैं? पास हुए हैं 133 बच्चे। तो 133 का 200 पर परसेंट निकालोगे तो 88 से 2/3% आ गया। क्लियर? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? किसी घन की सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि जब इसकी प्रत्येक भुजा क्या बोला है? किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा को दुगुना
कर दिया जाता है या कर दी जाती है वो, ठीक है। सुनो, इस कॉन्सेप्ट को परसेंटेज टॉपिक के शुरुआती पोर्शन में ही समझाया जाता है। मैंने आपको समझाया, किसको समझाया? उनको जिन्होंने या तो फ्री वाली जो यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी है वो, या फिर जिन्होंने वीडियो कोर्स परचेज किया उन्होंने पहले ही भिड़ते ही ये कॉन्सेप्ट समझा है। बहुत सिंपल है। घन की सतह का क्षेत्रफल, एक घन की सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहा है? तो देखो, वो बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा को दुगुना किया, प्रत्येक भुजा को दुगुना किया तो सतह पर क्या फर्क पड़ा? देखिए, इस भुजा को आपने 2 गुना किया, इस भुजा को आपने 2 गुना किया, 2 दूनी 4 गुना फर्क पड़ गया। 6 इंटू, देखिए 2 दूनी 4 आगे ले लो, 6 इंटू भुजा इंटू भुजा। अब समझिए 6 इंटू भुजा, ये क्या है? ये है सतह। ये सतह 4 गुना हो गई। कितने गुना हो गई? 4 गुना हो गई। तो कोई भी चीज 4 गुना होती है ना, देखिए 4 गुना हुई, इसका मतलब 400% हो गई, ठीक है। और 4 गुना होने का मतलब है कि 3 गुना बढ़ी। कोई चीज 4 गुना होती है, आपके पास 1 रुपया था, वो 4 रुपया हुआ, तो वो बढ़ा कितना? 3 रुपया। तो इसका मतलब वो 300% बढ़ गई, यानी वृद्धि हुई। तो आंसर सेकंड, 300% की वृद्धि हुई सतह में, आप जब भुजा को दुगुना करोगे तो, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति खपत को कितना कम करें ताकि खर्च न बढ़े? ओके, ये बात है। आप एक काम करो, आप ये मानो कि पहले, है ना, और अब क्या हुआ है, देखना, भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले जो माल आपको 100 रुपए में मिलता था, आज उतना ही भोजन 110 रुपए में मिलता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब आप अपनी खपत को कितना कम करोगे ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको 110 रुपए का जो माल आता है, उस माल की 10 रुपए की खपत को कम करना है। सुनना, 10 रुपए की खपत कम करोगे तभी तो पहले वाले मूल्य पर जाओगे आप। आपका खर्चा उतना ही होगा जितना पहले था। कब? जब 110 की बजाय आप 10 रुपए कम का माल लोगे, खपत को 10 रुपए आपको कम करना पड़ेगा। अब सुनिए, प्रतिशत में कैसे पता करें? खपत कमी प्रतिशत। अभी वर्तमान में आपको 10 रुपए की खपत कम करनी है, और 10 रुपए की जो खपत है वो कहां से कम करनी है? 110 से। तो इस 10 का परसेंट 110 पर निकलेगा, इंटू 100, 0 0 कैंसिल। अब 100 में 11 का भाग दोगे तो 9 से 1/11, 9 से 1/11% आपको खपत कम करनी है। क्लियर? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने परसेंट घटाया जाए ताकि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए? चुटकियों का खेल है। देखो, कोई संख्या थी 100, है ना, 20% बढ़ाया, ओके, 20% बढ़ाने, देखो संख्या थी 100, आपने 20% बढ़ाया तो संख्या को किया 120, फिर वापस 20% बढ़ाया। अब बताओ, अब दोबारा जब 20% बढ़ाया तो किस अमाउंट को 20% बढ़ाया? आपने 120 को 20% बढ़ाया, और 120 का 20% कितना होता है? 44, सॉरी 120 का 20% कितना होता है? 24, ओके, 24 बढ़ाया तो 144 पर आपकी संख्या गई। अब एक चीज बताओ मुझे, आपकी संख्या कितनी थी? 100, जो 20% एक बार बढ़ाई फिर वापस 20% बढ़ाई तो 144 पे आ गई। अब वो कह रहा है कि 2 प्रकार के जो इंक्रीमेंट लगे हैं, उसके बाद में संख्या को कितने परसेंट घटाएं ताकि पुरानी संख्या पे चले जाएं। तो आप एक काम करो, 144 से आपको 100 पे जाना है तो 44 की कमी करनी है ना। अब आपको घटाना है, कितना घटाना है? 44 की उस संख्या में कमी करनी है। कहां से करनी है? 144 पर इंटू 100, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा 30 सही 5/9, इसमें भाग दोगे आप तो, ठीक है। ये आपका पहला ऑप्शन जो है आंसर है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट, अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें। वो बोल रहा है कि एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% पेड़ आम के हैं, आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ सेब के हैं। यदि सेब के पेड़ 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ है? सीधा कर लो, 60% पेड़ किसके हैं? नारियल के। 60% के पेड़ का 25% पेड़ आम के हैं। तो एक बात बताओ, 60 का 25% कितना होता है? 25% यानी कि चौथा हिस्सा। तो 60 का चौथा हिस्सा कितना हो गया? ये आपका 15%। 15% आम हो गया,
अब वो क्या कर रहा है कि आम के पेड़ों का 20%, अब 15 का 20% कितना होता है, 15 का 20% आपके हो जाएगा 3%। ये सुनो, तो इसका मतलब उस बगीचे में आम के पेड़ आपके 3% ही है, ठीक है। तो 3% जो आम के पेड़ हैं वो असल में 1440 है, ये आपको सुराग मिल गया। क्या मिल गया? सुराग। अब आपको कुल पेड़ लाने हैं तो बहुत आसान है, कैसे लाओगे? 1440 में दिया 3 का भाग गुणा कर दिया 100 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 का भाग दे दो, 3 से कट गया ये 4 तिया 12, 2 8 चौ हाँ 8 तिया 24, ये 4800। कैलकुलेशन तो भी चेक कर लेना, 4800 आपका आंसर होगा। 60 का 25% 15%, 15% का 20% 3%। समझे आप? ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। 3% आपके 1440 है तो 100% 4800 है। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 1% के आधे क्या लिखा है? 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। 1% का आधा 0.5% को परसेंट को दशमलव रूप में कैसे लिखा जाएगा? मैंने आपको बताया प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये परसेंट जो साइन होता है इस सिंबल का मतलब है 1/100। ओके, तो एक बात बताइए, 0.5%, एक काम करूं मैं 0.5 इस परसेंट वैल्यू को इसके असली रूप में लिख दूं तो बटे में 100 लगेगा ना, 1/100। ओके, आप जानते हो कि ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट तो है ही ऑलरेडी, बटे में 2 0 है ना, तो ऊपर पॉइंट 2 अंक आगे खिसक जाएगा, तो 5 के बाद में 2 अंक और आगे जाएगा पॉइंट, तो 1 0 1 0 2 0 लगेंगे, फिर पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी, मतलब तीसरा, ये राइट आंसर है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखो क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, ठीक है। एक काम करो, बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, तो 1000 और 800, ठीक है। अब 60% तो क्या हुए हैं, पास हुए हैं, कौन? लड़के, और लड़कियां 50% पास हुई है। अपन को फेल वाले लोग लाने, ओके, फेल लाने ना। मैंने कहा ना एवरीथिंग इज 100%, सब कुछ 100% है। तो जब 60% लड़के पास हुए, इसका मतलब 40% फेल हुए। लड़कियां 50% पास हुई, इसका मतलब 50% फेल हुई। इसका 40% कितना होता है? 400, और इसका 50% कितना होता है? 400, 400 और 400, 800 बच्चे आपके फेल हो गए। और टोटल बच्चे थे कितने? 1800 बच्चे थे। यस सुनो, अब आप कैसे करोगे? आपको क्या करना है, फेल का प्रतिशत पता करना है ना, तो फेल परसेंट 800 बच्चे आउट ऑफ 1800, ठीक है। 0000 कैंसिल, 2 से कट गया 9 बार, 2 से कट गया ये 400 बार, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36 है ना, 0.4, तो ये हो गया आपका 44.44444, यही हुआ ना। तो 2 से कट गया ये 9 बार, 2 से कट गया 400 बार, 400 में 9 का भाग दिया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 चलता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब बताओ इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और डायरेक्टली इतना भी कैलकुलेशन भी नहीं करनी। 100 का 40% 400, 800 का 50% 400, 400 400 800 बच्चे कितने टोटल? 1800, 800 1800 का कितने परसेंट होता है? सीधा आप जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो सीधा यही करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? ये अच्छा सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चुटकियों में होगा। अभी आप देखना कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखो, ये बोल रहा है कि दूध व पानी के 40 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 10%। देखो, आपके पास 40 लीटर का मिश्रण है, ओके, जिसके अंदर क्या है? दूध है और क्या है? पानी। परसेंट की बात करें तो पानी की मात्रा कितनी है? 10%, तो 90% आपका दूध है। इसका 10% कितना होता है? 4 लीटर। 4 लीटर पानी और 36 लीटर आपका दूध हो गया, ठीक है। दो तत्व हैं 40 के अंदर, दूध और पानी, 36 और 4 लीटर वो हो गए, ठीक है। कितना पानी और मिलाएं ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? सुनिए, कितना पानी और मिलाएं ताकि नए मिश्रण के अंदर पानी की मात्रा कितनी हो जाए? 20%।
ठीक है, तो एक बात बताओ, पानी को मिलाओगे ना, मिलाओगे तो मिश्रण का स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये तो दूध रहेगा और ये रहेगा पानी और ये रहेगा मिश्रण। कितना पानी और मिलाया जाए, पानी तो मिलाना है लेकिन दूध को तो छेड़ना ही नहीं है। दूध यहां पर भी 36 था, दूध यहां पर भी 36 लीटर होगा, पानी को मिलाया गया है, पानी 4 लीटर था, पता नहीं वो कितना होगा। लेकिन नए मिश्रण के अंदर पानी का जो प्रतिशत है, वो प्रतिशत के बारे में बोला है कि नए मिश्रण में पानी 20% होना चाहिए, ये बोला है ना, ठीक है, 20% होना चाहिए। अब एक बात बताओ, नए मिश्रण में पानी आपका 20% होगा, ठीक है, तो आपका दूध कितना होगा, 80%। ये सुनो, अब आपको क्या पता करना है, पानी लाना है। अब एक बात बताओ, दूसरे मिश्रण के अंदर जो नया मिश्रण प्राप्त होगा, 36 लीटर दूध रहेगा जिसका प्रतिशत वैल्यू 80 रहेगा। ये क्या मिल गया, सुराग, कि नए मिश्रण के अंदर 80 36 के बराबर है, 36 में 80 का भाग दिया और गुणा किससे कर दिया, ये 20 से। क्यों, क्योंकि आपको केवल पानी तो लाना है, दूसरे वाले का फिर पता करेंगे। 20 से ये कट गया 4 बार, 4 से कट गया ये 9 बार, तो कहने का मतलब 9 लीटर दूसरे मिश्रण के अंदर क्या आएगा, पानी। पहले में कितना था, 4, दूसरे में 9 पानी आएगा, तो 5 लीटर और मिलाया। कितना मिलाया, 5 लीटर। तो आंसर सी है ना। अगर ऑप्शन से करो तो भी हो सकता है, 5 लीटर दूध और मिलाओ। एक काम करो, 5 लीटर आप दूध और मिलाओगे ना, तो नए मिश्रण के अंदर 36 तो आपका क्या है, दूध, पानी मिलाओगे, 5 लीटर पानी और मिलाओगे तो 4 था, 5 मिलाओगे हो जाएगा 9। ठीक है, इनको जोड़ो, ये कितना हो गया, 45 लीटर। नया मिश्रण 45 लीटर का हो गया, जिसमें क्या पानी का प्रतिशत 20 होता है, ऑफ कोर्स 9 पानी है आउट ऑफ 45 इंटू 100, इट्स 20%। यस, 9.45, 5 से कट गया 20 बार, तो बिल्कुल, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगर क्लैरिटी है माइंड में तो बहुत इजी है सारी चीजें। ये देखो क्या बोल रहा है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। देखो, 5 का विक्रय मूल्य बराबर 3 का क्रय मूल्य। जितने में 5 आती है ना, उतने में 3 नहीं, जितने में 5 बिकती है ना, उतने में 3 वस्तु आती है, लाभ आने की बातें शुरू हो गई। ठीक है, बाकी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया, का मतलब है गुणा, आप सीधा कर लो, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य इधर बटे में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे गुणा में है, ऊपर कौन है 3, 5 को उधर भेजो। अब पता करो विक्रय मूल्य कितना है 3, क्रय मूल्य जबकि कितना है 5, तो यहां पर तो हानि हो रही है ना, हानि कितने की हो रही है, देख लीजिए, माल क्रय कितने में किया, परचेज किया 5 में, सेल किया है 3 में, हानि हो गई 2 की। आपको हानि का प्रतिशत लाना है, 2 की हानि किस पर हुई है, 5 के ऊपर इंटू 100, तो ये कितना हो गया 20%। 20% की लॉस हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ भाई, विक्रय मूल्य बटे में 3 के बटे में 5, ठीक है, 2 की हानि है, 2 की हानि 5 के ऊपर, तो अच्छा हाँ ये हो गया ना आपका, ये 40 आएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, 5 से कट गया ये 20 बार, 20 में 40% का लॉस हो गया। क्लियर। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 5 का विक्रय मूल्य बराबर 3 का क्रय मूल्य। आप एक फिक्स अमाउंट सोच लो, जैसे कि 150 रुपए, ठीक है, 150 रुपए में 5 क्या की जाती है, बेची जाती है, और 150 रुपए में ही 5 खरीदी जाती है। तो हो गया ना, 150 में 5 का विक्रय मूल्य हो गया, 150 3 का क्रय मूल्य हो गया, तो अपन कह सकते हैं कि 5 का विक्रय मूल्य बराबर 3 का क्रय मूल्य। अब 150 में 5 बिकने का मतलब क्या है, एक 30 की पड़ी, और 150 में 3 खरीदने का मतलब एक 50 की पड़ी। 50 में आई वस्तु को 30 में बेचोगे तो 20 का घाटा करोगे। 20 का घाटा किस पर करोगे, क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट लॉस हमेशा परसेंट क्रय मूल्य पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 20 रुपए का घाटा 50 के ऊपर निकालोगे तो 40% आएगा, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है, ठीक है, और उसे लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाते हुए रुपए 8750 में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। सुनो,
एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की डिस्काउंट के साथ में वो क्या करता है, परचेज करता है, और फिर लागत पर 25% के साथ में वो बेचता है, और बेचता है 8750 में। तो ये पता करो कि उसका एमआरपी अंकित मूल्य क्या है। अब देखना कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये तो आपका एमआरपी यानी अंकित मूल्य, ठीक है, और ये परचेज किया यानी कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस यानी लागत, ठीक है। एक काम करो, आप मानो मानो कि आपका एमआरपी 100% है। बोलो कितना है, 100%। आपने डिस्काउंट पाया है 30%, इसने बोला ना 30% का डिस्काउंट पाया, इसका मतलब 70% में वो वस्तु आपके घर पड़ी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, 70% में पड़ी। फिर मतलब आपकी लागत आई 70 की, फिर लागत पर 25% उसने लाभ कमाया। अब देखो इस पर आपने लाभ कितना कमाया, लाभ कमाया 25%। अब 25% किसका, 70 का। अब 70 का 25 कितना होता है, तो 70 का चौथा हिस्सा कर लो, 70 का आधा 35, और 35 का भी ये आपके आधा हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 15 और 3 18, 18 पॉइंट नहीं 17.5, ओके, 17 तो आपका प्रॉफिट है 17.5%। किसके ऊपर, 70 के ऊपर। समझना ये यूनिटरी मेथड है, ओके। अब अगर अपन सेलिंग प्राइस की बात करें यानी विक्रय मूल्य की बात करें, तो लागत तो है आपकी 70% और प्लस उसका 25% प्रॉफिट यानी कि 17.5% प्रॉफिट। इसका मतलब 87.5% आपका सेलिंग प्राइस है, और 87.5% जो है वो रुपयों में कितना है, तो उसने बोला ना 8750 में बेचा, तो ये आपका 8750 है ना, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको सुराग मिल गया। अब आपको एमआरपी लानी है यानी वैल्यू ऑफ 100% लाना है, तो कौन सी बड़ी बात है, 8750 में 87.5 का भाग दे दो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये आपके 10,000 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 10,000, क्लियर, ठीक है। बिना पेन कॉपी उठाए कर सकते हो। 100 आप एमआरपी मान लो, 30% का डिस्काउंट यानी कि 70 में खरीदा, और 70 पे 25% प्रॉफिट यानी कि 17.5 यानी 87.5 यूनिट्स में बेचा, और बेचा वो 8750 ही है। देखो मैच कर रहा है ये आंकड़ा पूरी तरह से, दिया भाग और किया 100 से गुणा, तो आपका एमआरपी आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। पहली पर उसे 20% का प्रॉफिट और दूसरी पर 20% का लॉस होता है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो। देखो जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल हो, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी इक्वल हो, उस केस में ऑलवेज हानि होती है। और हानि कैसे आती है, हानि आती है प्रॉफिट परसेंट इंटू लॉस परसेंट अपॉन 100। आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला है, इससे तो हमें मजा नहीं आया, तो अब आएगा आपको मजा, देखना। ये पहली वस्तु आपकी, ये दूसरी वस्तु, मैं दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है। सुनिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचा। ये मैं मेथड बता रहा हूं आपको ना, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगा आपको। 20% का पहले पर प्रॉफिट है और दूसरी पर 20% का लॉस है। जस्ट टू एज्यूम दैट 100% इज कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, और वहां पे आपका 20% प्रॉफिट, इट मींस 120% इज सेलिंग प्राइस, और वो रुपयों में कितना है, 6,000। अरे भाई आपने माना कि पहले का क्रय मूल्य 100% है, 20% का प्रॉफिट, 120% आपका विक्रय मूल्य है जो 6,000 है। दूसरे में मानो कि 100% आपका क्रय मूल्य है, 20% का लॉस है, 80% का आपका सेलिंग प्राइस है, जो 6,000 के बराबर है। ये आपको क्या मिल गया, सुराग मिल गया, ठीक है। चलिए अब एक काम कर सकते हो आप, इन सुराग के माध्यम से आप 100% की वैल्यू ला सकते हो। कैसे, 6,000 में दिया 120 का भाग, गुणा किया इससे, तो ये आपका आ जाएगा 5,000 रुपए। भाई इसका जो है कॉस्ट प्राइस लाना है ना, तो एक काम करो, 6,000 में 120 का भाग दे दो, ठीक है। 120 का भाग दे करके आप किससे गुणा करोगे, 100 से, तो ये आ गया आपका 5,000। इसका मतलब ये वस्तु 5,000 की है। और अगली में आपको क्या पता करना है, अगली में आपको पता करना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा। तो वो कैसे आएगा कि आपका जो 6,000 है उसमें 80 का भाग दे करके गुणा आपको 100 से करना है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 80 बराबर 6,000, 6,000 में दिया 80 का भाग और गुणा किससे कर दिया, 100 से, तो ये आ गया आपका 7500। अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी है, 5,000 और 7,500। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल
ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस तो 7 5 12, 12,500, 12,500 की तो कॉस्ट आई, और टोटल आपका सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, 6,000 में, 12,000 में माल बेचा। अब सुनना, आपको सीधा सीधा देखो, लागत तो आई है 12,500 की और माल बिका है 12,000 में, तो 500 रुपए का आपको घाटा हुआ। आपको लॉस का परसेंट ही तो चाहिए, और लॉस के परसेंट की बात करें तो हमने 500 का लॉस कर दिया, और किस पर किया है, 12,500 के ऊपर इंटू 100, तो ये 0000 कट जाएगा, और ये 25 से कट गया, और ये आपका आ गया 4%। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात है। बाकी ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, ऐसे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची जाती है, यदि वह 235 में बेची जाए तो हानि परसेंट क्या होगा। अब एक चीज देखो आप, एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर 300 में बेचा गया, 100% उसकी कॉस्ट प्राइस मान लो, प्रॉफिट आपका 20%, 20% है, ठीक है, क्या बोल रहा है, 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। ओके, अब आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, 120%, जो रुपयों में कितना है, रुपयों में है 300, ये आपके लिए सुराग है। अब आपको कॉस्ट प्राइस लाना है ना, तो बहुत आसान, 300 में 120 का भाग दे दो, गुणा कर दो 100 से, तो 20 से कट गया ये 5 बार, और 20 से कट गया ये 6 बार, 6 से कट गया ये 50 बार, ये 250 रुपए। वस्तु की कॉस्ट कितनी है, 250 की। अब एक चीज देखो आप, वस्तु 250 में आई है, अगर 235 में बिके तो घाटा कितना, ये आपके हो गया 15 रुपए का, ये हानि। अपन को पता चला ना कि 250 की वस्तु है, अब अगर 235 में बिकेगी तो 15 की हानि होगी, और 15 की हानि किस पर होगी, 250 पर। तो अपन को हानि का जब परसेंट लाना होगा तो कैसे लाएंगे, अपन बोलेंगे कि 15 रुपए का घाटा होगा अगर हम 235 में बेचे तो, क्योंकि माल हमारा 250 में आया हुआ है, तो 15 का घाटा 250 के ऊपर होगा इंटू 100, 50 से कट गया 2 बार, 50 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 3 बार, 3 दूनी 6, 6% का घाटा हमें हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, 6% का घाटा होगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की स्थिति प्यारे साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, यदि 1170 रुपए की राशि को एबीसी में गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो के स्थान पर 2, 3 और 4 में बांट दिया गया है, तो सर्वाधिक कितना और किसको लाभ हुआ है। वेरी सिंपल है क्वेश्चन। बात ये थी कि 1711 को बांटना था इस रेशियो में, गलती से बांट दिया इस रेशियो में, तो बताओ किसको फायदा होगा। अभी देखते हैं, सुनो, आप सबसे पहले तो इस रेशियो को सरल करो, और इस रेशियो को सरल करने का तरीका क्या है, जब भी ध्यान दो, इसको सरल करना हो तो एलसीएम ले लो, एक तो तरीका ये, दूसरा इसका हर छुपा लो, 4 तिया 12, 12 एकम 12, तो ये हो गया 12 अनुपात 4 दूनी 8, 8 एकम 8 अनुपात 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 3 बार। तो कहने का मतलब ये है कि 6, 4 और 3 में बांटना था, जबकि आपने 2, 3 और 4 में बांट दिया। तो पहले अपन एक काम करते हैं कि इसका बंटवारा करते हैं किसमें, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में। देखो आप कैसे करोगे, 6 और 4 10 और 3 13 इकाई टोटल योग है जो 1170 है, तो आपका 13 जो इकाई है ना, 13 यूनिट्स दैट इज 1170, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए सुराग है। ओके, अब आपको पहले की स्थिति लानी है ना, तो आप एक काम करो, 1170 में 13 का भाग दे दो, गुणा कर दो 6 से, तो 13 का भाग इसमें कितनी बार गया, ठीक है 9 बार, है ना, तो 9 छंग 54, 540 पहले को मिलने थे, दूसरे को कितने मिलने थे, 1170 में दे दो 13 का भाग और गुणा कर दो 4 से, 9 चौक 36, 360 मिलने थे। कैलकुलेशन में आप भी ध्यान देवे है ना, तो ये हो गया आपका 3 और बिल्कुल 936। ओके, तीसरे को मिलने थे आपके 1170 में दे दो 13 का भाग और गुणा कर दो 3 से, तो 9 27, 270 मिलने थे। ये तो पुराना डिस्ट्रीब्यूशन है। अब लेकिन हुआ क्या है कि उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दिया, उसने कर दिया 2, 3 और 4 के अंदर, तो इसमें भी वापस उसको बांटो, बांटो 2, 3 और 4, 2 और 3 5 और 4 9, 9 इकाई बराबर 1170, है ना। तो पहले का भाग लाना है, यानी कि 2 इकाई का मान लाना है, तो अपन क्या करेंगे, 1170 में दिया 9 का भाग और गुणा किससे कर दिया, 2 से,
तो इससे ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 130 बार, 13 दूनी 26, 260 दूसरे का लाना है। तो 1170 में दिया 9 का भाग और गुणा किससे कर दिया, 3 से, 13 39, है ना। और तीसरे का लाना है 1170 में दिया 9 का भाग और गुणा किससे कर दिया, 4 से, 13 चौक 52। देखो घाटा किसको हुआ और फायदा किसको हुआ, इसको मिलने थे 540, उसकी बजाय मिले हैं केवल 260, 360 की जगह उसको मिले हैं 390। इसके मजे आ गए, देखो 270 की जगह इसको कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 520। तो ये आपके 30 और 20 50 और 250 रुपए ज्यादा मिले ना, ठीक है। तो 250 रुपए का फायदा किसको हुआ, सी को, तीसरे आदमी को। तो सी को 250 रुपए का फायदा, इट्स आंसर। बाकी तो इसको तो फायदा तो हुआ है लेकिन केवल 30 रुपए का, इसको बेचारे को घाटा हो गया, 540 मिलने थे उसके जगह 260 ही मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता 700 संतरे, देखना 500 रुपए के 100 की दर से खरीदता है। अभी हिसाब करते हैं, देखो 500 के 100 संतरे, 100 संतरे 500 रुपए में आते हैं, तो एक संतरा 5 रुपए का पड़ा कि नहीं पड़ा, और खरीदे कितने हैं 700। तो आपका क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य हो गया 700 संतरे 5 के हिसाब से खरीदोगे तो 3500 रुपए, इतना तो आपको समझ में आता है। फिर एक अन्य किस्म रुपए 700 के 100 संतरे, अब 100 संतरे 700 रुपए में आ रहे हैं, इसका मतलब एक संतरा कितने का पड़ रहा है, 7 रुपए का, और वो खरीदे हैं 500 संतरे। अब सेकंड जो किस्म खरीदी है वो 500 संतरे खरीदे हैं लेकिन 7 रुपए के हिसाब से, तो 3500 के वो हो गए। तो 3500 और 3500 7000 रुपए का माल, और 700 और 500 1200 संतरे आ गए, 1200 संतरे आपके 7000 में आ गए, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है, खरीदता है और उनको 84 प्रति दर्जन बेच देता है, उनको 84 प्रति दर्जन, दर्जन यानी कि 12 संतरे, 12 संतरे 84 रुपए के हिसाब से बेच देता। अपने काम करते हैं भाई, संतरे कितने हैं 1200, है ना। 1200 संतरों का मतलब है कि 100 दर्जन, दिमाग लगाओ भाई, एक दर्जन में कितने संतरे आते हैं 12, तो 1200 संतरे आपने खरीदे, 7000 रुपए देकर लेके आए हो, ठीक है। तो 1200 संतरों का मतलब है 100 दर्जन संतरे, एक दर्जन के 84 रुपए लगते हैं, इसका मतलब 8400 रुपए आपका विक्रय मूल्य है। अच्छा अब बताओ मुझे, माल लाए कितने में थे 7000 में, जबकि बेचा कितने में 8400 में, कितना लाभ कमाया 1400 रुपए। अब देखिए लाभ आपका 1400 रुपये है ना, लेकिन आपको लाभ का परसेंट लाना है। मुझे बताइए आपने 1400 रुपए किस पर कमाए हैं, हमेशा लाभ या हानि का परसेंट क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 1400 रुपए आपने 7000 के ऊपर कमाए हैं, इंटू 100, 0000 कैंसिल, 0 0 गया, है ना। तो 14 का भाग दे दो, 20% आपने कमाए हैं, 20%। ये सुनो वेरी सिंपल, बिना पेन कॉपी उठाए आप सीधा कैलकुलेशन कर लो। 500 रुपए में 100 संतरे आए तो एक संतरा 5 रुपए का पड़ गया, 3500 के वो और 3500 के ये 7000 के आ गए, कितने संतरे 1200, 1200 का मतलब 100 दर्जन, 84 के हिसाब से 8400 में बेच दिए। वर्बली कैलकुलेशन कर लो, 7000 का माल 8400 में बिकने का मतलब है 1400 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित का 5/9 है और 20% लाभ है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। वेरी सिंपल, देखो वस्तु का लागत उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, देखिए जो लागत है ना वो अंकित मूल्य का 5/9 है, तो आपका अंकित मूल्य तो कितना है 9 और लागत कितनी है 5, मतलब 5 रुपए की लागत आएगी और अंकित यानी कि एमआरपी मार्केट प्राइस वो कितनी है 9। अब एक चीज समझो, लागत उसकी 5 है और 20 लाभ 20% है। अब एक चीज बताओ मुझे, लाभ 20%, तो लाभ कितना है, लागत कितनी है 5 रुपए का 20%, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किस पर काउंट होता है, कॉस्ट पर, लागत पर, ठीक है। तो इसका 20% होगा आपके 1, तो 1 रुपए का लाभ। अब मुझे बताओ तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, ठीक है। विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा
5 में आपके माल आता है, 1 रुपए का लाभ आप कमाते हो, 6 रुपए में आप माल को बेचते हो। अब सुनो, आप छूट कितनी देते हो, छूट प्रतिशत। अब एक चीज देखो, आप माल को बेचते हो 6 रुपए में, वो आता 5 रुपए में है, 1 रुपए का लाभ कमाते हो, 6 रुपए में माल को आप बेचते हो, एमआरपी डाल रखे हो आप 9 रुपए। तो 6 रुपए का माल जब आपके 9 रुपए में बिकेगा, सॉरी 9 रुपए का माल आपके 6 रुपए में बिकेगा, तब आपने डिस्काउंट कितना दिया, 3 रुपए का। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एमआरपी 9 डाल रखे हो आप अपनी वस्तु पर, और बेच कितने में रहे हो, 6 में, आप 3 रुपए छोड़ रहे हो। तो 3 रुपए का डिस्काउंट आप दे रहे हो, और डिस्काउंट का हमेशा परसेंट किस पर निकलता है, एमआरपी पर, 9 पर इंटू 100। तो ये 33 से 1/3%, ये आपका आंसर नंबर 3rd। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, क्या बोल रहा है, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे एवं 35 किलोग्राम 11 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे, और दोनों को मिला दिया गया, तब मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति किलो किस भाव से बेचना होगा। वेरी सिंपल, देखो 30 किलो चावल और 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, यानी कि 300 रुपए का वो लेकर आया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, फिर क्या किया उसने, अलग टाइप के 35 किलो चावल वो 11 रुपए के हिसाब से लेके आया। तो ये हो गया आपका 11.55 का 5 हासिल का 5, 11 33 और 5 38, 11 पंजे, हाँ बिल्कुल 55, 55 का 5 का 5 करते 33। ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 685 रुपए। 685 रुपए में माल कितना आया है, ये आपके 30 किलो और 35, ये 65 केजी आया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो आपके 685 है, ये तो आपका क्या आ गई, लागत आ गई, 65 किलो की लागत है 685। अब वो बोल रहा है कि 30% का प्रॉफिट हमें चाहिए। तो अपने काम करते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अपन लिखते हैं 30% प्रॉफिट पर, 30% लाभ पर विक्रय मूल्य। अब एक बात बताओ, ये टोटल माल कितना आया, 65 किलो की लागत कितनी है, 685। 685 पर अपन को 30% का प्रॉफिट चाहिए। एक काम करो, 685 का 130% कर दो, ये टोटल विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब आपको प्रति किलो कितने में बेचोगे वो पता करना है ना। 685 अपनी कॉस्ट थी, 30% प्रॉफिट, यानी 130% ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस सेलिंग प्राइस पर माल कितना बेचना है, 65 किलो, तो अपन बोलेंगे कि विक्रय मूल्य कितना रहेगा प्रति किलो, तो 685 इंटू 13 बटे में 10। और एक काम करो, ये 65 किलो का विक्रय मूल्य है तो 65 का भाग दे दो, ये आपके आ जाएगा 13.7। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। अब मैं नेक्स्ट आगे लेके चलता हूं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, 48 रुपए दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि पता करो। एक बात बताओ, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, तो एक बात बताओ, एक संतरा 3.5 रुपए का पड़ा कि नहीं पड़ा, इतना तो आप समझते हो। ठीक है, अब 48 रुपए दर्जन की दर से बेचे गए, दर्जन यानी 12 संतरे, 12 संतरे आप 48 रुपए में बेचोगे तो 12 चौक 48, 4 रुपए का आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब एक चीज बताओ मुझे, आपकी कॉस्ट कितने की पड़ी है, 3.5 रुपए की, और बेच कितने में रहे हो, 4 रुपए में, तो आप कमा कितने रहे हो, देखो लाभ आप कमा रहे हो आधा रुपया, 98, और किस पर कमा रहे हो, हमेशा प्रॉफिट लॉस का परसेंट कॉस्ट पर निकलता है, तो 3.5 पर इंटू 100, पॉइंट हटेगा क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट ऊपर नीचे, इससे कट गया ये 7 बार। ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा, 14 से ही 2/7%। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन आपका। अच्छा, ये है क्या प्रॉफिट, क्योंकि देखो 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे हैं, तो 3.5 की लागत है, 4 की उसने बेचा है, तो कमाए हैं ना आपने आधा रुपया, तो ये प्रॉफिट है। 14 and 2/7 प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, ध्यान रखना। कभी कभी इसमें कन्फ्यूज होकर के अपने इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट,
अब देखो क्या बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो 6% की छूट प्राप्त होती है, जबकि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% की छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 रुपए का भुगतान किया गया तो प्रत्येक कमीज पर अंकित मूल्य कितना है, यह आपको क्या करना है, पता करना है। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, सुनो, 2 कमीजें एक ही जगह से वो खरीद रहा है तो सिंपल सी बात है कि दोनों का प्राइस इक्वल है। सुनना, एक व्यक्ति अगर एक कमीज खरीदता है तो 6% की छूट मिलती है, लेकिन वो 2 एक साथ खरीदेगा तो पहली पर 5% और दूसरी पर 8% का डिस्काउंट मिलता है, और 2 कमीजों में उसने 925 रुपए का भुगतान किया है। एक काम करते हैं, ये आपकी पहली कमीज, ये आपकी दूसरी कमीज। सपोज करो कि पहली का एमआरपी 100% और दूसरी का भी एमआरपी कितना है, 100%। अब उसने क्या किया है कि इस पर 5% का डिस्काउंट ले लिया, इसका मतलब 95% में इसको खरीद लिया, और इसकी बात करें तो यहां पे 8% का डिस्काउंट लिया, इसका मतलब 92% में इसको खरीद लिया। अगर दोनों की बात करें तो ये आपका कितना हो गया, 9 9 18, 187% में दोनों चीजें खरीद ली। 187% जो है वो दोनों का मूल्य मिला करके 925 रुपये हैं। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए सुराग है। वेरी सिंपल, प्रॉपरली सुराग लागू हो रहा है इस पे तो। और प्रत्येक का मूल्य लाना है ना, तो 925 में दिया 187 का भाग और गुणा किया 100 से, ठीक है, भाग दोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा 494, है ना, पॉइंटों में ये जाएगा लेकिन इसके बराबर हो जाएगा लगभग 994। बस, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 2000 की राशि पर एक 30% की छूट और उसी राशि पर क्रमिक 25% और 5% की छूट के बीच कितना अंतर है। वो यूं कह रहा है कि भाई आप 2000 का माल है ना, उस पर एक काम करो, या तो आपको 30% का डायरेक्ट डिस्काउंट दिया जाए, तो 2000 का 30% कितना होता है, ये 600 रुपये हुआ ना, ठीक है, या तो 600 रुपये डायरेक्ट आपको डिस्काउंट दिया जाए, या फिर 2 पार्ट में 25% और 5% का डिस्काउंट दिया जाए। अपन उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये 2000 रुपए हैं, इस पर 25% का 1/8 आप ले लो, तो ये हो गया आपके 400 रुपए, 400 रुपए हो गया, ठीक है, तो आपका मूल्य आ गया 1600 रुपए पर। अब दूसरे पर आप 5% ले लो, तो 5% इसका कितना होता है, ये होता है आपका 80 रुपए, 80 हुआ, तो इसका मतलब टोटल आपको जो डिस्काउंट मिला ना, टोटल डिस्काउंट वो आपका कितना आ रहा है, 480 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई। और इसमें अंतर कितना है, नहीं ये अपने गड़बड़ किया क्या, हाँ जी हाँ जी गड़बड़ किया। देखो ये 500 होगा, इसका 25% 500 होता है, तो हाँ बिल्कुल गड़बड़ किया अपन ने, इसका 25% 500 होता है, इसका मतलब 1500 में 1500 पर उसका मूल्य आया, फिर वापस उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 5%। अब 1500 का 5% आप जानते हैं कितना होता है, 75 रुपीज। तो इसका मतलब टोटल आपको सेकंड पर जो डिस्काउंट मिला 500 रुपए, तो 25% वाला, 5% वाला 75, 575 रुपए का डिस्काउंट है। और उधर अगर एक साथ 30 लेते तो 600 रुपए का डिस्काउंट है, 25 रुपीज का अंतर है दोनों डिस्काउंट के अंदर। अगर आप देखो एक साथ 30% ले लो या फिर 25% एक बार में, दूसरी बार में 5% का डिस्काउंट लोगे, तो यहां पर तो आपको 600 रुपए का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है, यहां पे 575 का ही मिल रहा है, तो 25 रुपए का आपके अंतर आ गया। बस देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 20%, 15 एंड 10% की दर से दी गई क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाली बात है, और इसको करने का चुटकी वाला तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। या तो फ्री के जो वीडियोस यूट्यूब पर जो ऑलरेडी पड़े हैं परसेंटेज के, वो देखे होंगे तो आपको पता होगा, या फिर कोर्स जिन्होंने खरीदा है उनको पता है कि इसको करने का क्या तरीका है। 100 पे आप 20 का डिस्काउंट देते हो, इसका मतलब मूल्य आपने रखा 80। सेकेंड, 100 पे आप 15 का डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब आपने मूल्य रखा है 85। 100 पे आप जो है 10 का डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब मूल्य रखा 90। 3 राशि गुणा हो रही बटे में 2 बार 100, और इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका 61.2 आ गया। तो हर चीज अपने आप में 100% है, हर चीज अपने आप में 100% है, लेकिन इन डिस्काउंट की वजह से आपका मूल्य कहां पर आ गया, 61.2 पर आ गया। तो आपकी छूट कितनी हो गई, छूट, अगर छूट की बात करें
तो 100 में से ये 61.2 घटा लो, ये आपका 38.8% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, ये हो गया आपका बिल्कुल 62। हाँ ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात करने का तरीका है। अब कितने ही अमाउंट आ जावे, यहाँ पे 3 आए, 4 आवे, 5 आवे, 6 आवे, ठीक है, 100 से लेस करके मल्टीप्लाई करके ऊपर जितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनसे एक बार कम बटे में 100 लगाना है। इसका रीजन क्या है वो मैंने आपको कैलकुलेशन 100 के बेस पे जब कैलकुलेशन करते हैं तब ये वाली कंडीशन बनती है। शुरुआत में 100 मानते हैं ना, तो यहाँ पे एक 100 उससे कट जाता है, वो कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसको देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 20%, क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 20% की छूट के साथ बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 30% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि विधया इसे नगद भुगतान कर 2240 रुपए में खरीदती हैं तो वस्तु का अंकित कीमत क्या है, अंकित मूल्य क्या है? वेरी सिंपल, वो यूं बोल रहा है कि एक वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, ठीक है, लेकिन नगद आप दोगे तो 30% का और डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, मानो आपका एमआरपी है 100%, तो आपको 20% तो किसी को भी डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब आप 80% पे पहुंचे, मूल्य आपका 80% पे आ गया। लेकिन अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो 30% की अतिरिक्त छूट और दी जाएगी, तो 80 पर आपको 30% का और डिस्काउंट मिल गया। देखो इस पर 30% की अतिरिक्त छूट का मतलब है 80 का 30%, तो 24%, ये आपको पता रखना है। 24% का और डिस्काउंट मिल गया तो आप कहां पहुंचे देख लो, तो इसमें 24 घटा लो, ये हो गया आपका 56%, 56 ही हुआ ना, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60, हाँ बिल्कुल 56% पर आप 56% आपको अदा करना है, और उसने कितना भुगतान किया है 2240 रुपये, तो 56% आपका 2240 के बराबर है। अरे क्या मिल गया, ये आपको सुराग मिल गया, और आपको क्या लाना है, अंकित मूल्य लाना है, यानी कि 100% की वैल्यू लानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 2240 में आपको 56 का भाग दे करके 100 से गुणा करना है, आपको एमआरपी लाना है ना। तो 2240 आपका 56 इकाई के बराबर है, 100 इकाई का एमआरपी लाना है आपको, 4 बार भाग जाएगा ना इसका, 4000 रुपए उसका अंकित मूल्य, ठीक है। तो ये वाली बात है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको समझो क्या बोल रहा है कि 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा यानी 100 संतरे उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा? चुटकियों वाला खेल है। 3 रुपए में 7 संतरे बेचे तो कॉस्ट प्राइस क्या आई एक संतरे की, 3 रुपए में 7 रुपए का भाग दे, मतलब 7 संतरों का भाग दे दो, 3 रुपए में 7 संतरे, तो एक संतरे की कॉस्ट आई 3/7। ओके, 33% का प्रॉफिट लेना है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा 3/7, ये 100% मूल्य है, कॉस्ट प्राइस होगी। इस पर 33 का प्रॉफिट लेने का मतलब है इस कॉस्ट प्राइस का 133%, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, एक संतरे का सेलिंग प्राइस। ओके, अब 100 संतरों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो अपने यहां लिखेंगे 100 संतरों का विक्रय मूल्य या एसपी। अब एक बात बताओ, एक संतरे का सेलिंग प्राइस क्या है, ये यानी कि 3 × 133/7 × 100, और आपको 100 संतरे बेचने हैं तो 100 से गुणा कर दो, 0000 कैंसिल है ना। तो अब भाग ये हो गया आपका 3 3 9 3 3 9 3 में 7 का भाग देना है, तो ये हो गया आपका 7 पंजे 35 और 7 7 49 57 है क्या, ठीक है। और कैलकुलेशन चेक कर लेना, यानी कि 100 संतरे आपके 57 रुपए में बेचे जाएंगे। आपको एक संतरे का सेलिंग प्राइस लाना है, 100 से गुणा करना है, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदी और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। वेरी सिंपल, राघवन है वो क्या करती हैं कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के 13/15 मूल्य पर खरीदी। तो एक काम कर सकते हैं, अपन ऐसे लिखें कि कितने में खरीदा, तो खरीदा है, सुनना, विक्रय मूल्य का 13/15 में, विक्रय मूल्य का 13/15 में खरीदा।
अब जब ऐसी कंडीशन बनती है तो फ्रैक्शन के पास वाला आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर हो जाता है और दूर वाला आपका अंश हो जाता है। तो खरीदा कितने में है? 13 में, और विक्रय मूल्य कितना है? 15। ये कंफर्म हो गया। ओके, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस 13 एंड सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 15। फिर वो आपको समझ में आ गई बात? ठीक है। ओके, अगले वाले के लिए उसका मूल्य 13 था, जबकि उसने कितने में खरीदा है? मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15। आपको बात समझ में आ गई? स्कूटी की लागत कितनी है? 13 रुपए, और सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 15। 12 रुपए अधिक मूल्य पर, देखो, विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। एक बात बताओ, विक्रय मूल्य से 12% अधिक, 15 से 12% अधिक, तो बताओ मुझे 15 का 12% कितना होता है? 15 12 1.8, 180 होता है। 15 12 1.8 रुपए, यानी कि 16.8 रुपए में वो उसने बेचा। अब असली कॉस्ट कितनी है उसकी? 13 की। तो 13 की असली कॉस्ट को 16.8 में बेचने का मतलब है कि टोटल जो प्रॉफिट है 16.8 माइनस 13, तो ये हो गया आपका 3.8। ठीक है, और आपको प्रॉफिट का परसेंट चाहिए, तो 3.8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आपको 13 के ऊपर इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका 29 सही 3/13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बातें। आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। आई समझ में बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत से 50% अधिक है। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य जो बेचा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दुगुना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपए है तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? देखो, वास्तविक अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी आपकी 300 रुपए। ओके, देखो, अंकित मूल्य लागत से 50% अधिक है। अब एक बात बताओ, आपकी लागत कितनी रहेगी? देखो, लागत अगर 100% है तो 50% अधिक एमआरपी है, यानी कि 150% आपका एमआरपी जाएगा लागत के बेस पे। लागत 100 है तो 50% एक्स्ट्रा पे एमआरपी 150% एमआरपी, जो 300 रुपए के बराबर है। अरे क्या मिल गया सुराग? आपको एमआरपी लानी है तो 300 में 150 का भाग दे दोगे। एमआरपी 100 यूनिट्स है, 100 से गुणा कर दिया, इसका मतलब आपका एमआरपी आ गया 200। कितना आ गया? 200। ठीक है, अब एक बात बताओ, बीच में है आपका सेलिंग प्राइस। क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब वो इतना है कि उसको और इसको 20% अगर आप बढ़ा देते हो तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक काम करो, इसके बीच में आप मान लो कि वो 250 रुपए है। आप ऑप्शन से करोगे, 200 करोगे तो बैठेगा नहीं, क्योंकि 200 अगर आप विक्रय मूल्य लेते हो तो फिर आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि लागत भी 200 है। ठीक है, चलिए, आपने एक बार के लिए माना कि आपका सेलिंग प्राइस 250 रुपए है। ठीक है, अब सुनो, जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, चलो इसको 20% बढ़ा दिया, यानी कि ये हो गया आपका 360 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य को भी 20% बढ़ा दिया जाता है, इसका 20%। ठीक है, एक बात बताओ, विक्रय मूल्य को 20% बढ़ाना, ये 250 है ना, 250 का 20% कितना होगा? 50 रुपए। 50 रुपए जब बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा आपके 300 रुपए। ये सुनो, तो आप अगर विक्रय मूल्य को 20% बढ़ाओगे और अंकित मूल्य को भी 20% बढ़ाओगे तो अंकित मूल्य तो आपका जाएगा 360 पर और विक्रय मूल्य जाएगा 300 पर। तो इसने बोला कि लाभ दुगुना हो जाएगा। ऑफ कोर्स, पहले 200 की बजाय 250 में बेचने पर 50 रुपए का लाभ था, तो अब 300 में जब बिकेगा तो लाभ हो जाएगा 100 रुपए का, क्योंकि माल तो 200 में आया हुआ है। तो यहां पे लाभ पहले 50 था, अब 100 रुपए हो जाएगा, तो लाभ हो गया ना दुगुना। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों, ये आपका राइट आंसर है। आप इसको लोगे तो बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि 240 रुपए की आप सेलिंग प्राइस डालोगे, इसका 20% होगा 48 रुपए। तो पहले माल बिकता था 240 रुपए में,
कॉस्ट आपकी 200 की आई हुई है और इसको 20% बढ़ाने का मतलब है कि 48 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी कि 288 हो जाएंगे ना, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, पहले प्रॉफिट कितना था 40 रुपए का और अब कितना है 88 रुपए का, तो दुगने से ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक दुगना नहीं है। तो ठीक दुगना केवल और केवल आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 250 लेने पर ही बैठता है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए, तो इस प्रकार से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स के जानने होंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान लेते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब अपन नेक्स्ट जो है सेकंड जो आपका टेस्ट हुआ था उसके पेपर सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। और आप में से वे लोग जो मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैथ्स में और शार्पनेस लाना चाहते हैं, तो हम जिस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया है उनका एक समग्र रूप, यानी कि हम मैथमेटिक्स का स्पेशल वीडियो कोर्स लेके आए हैं जो बहुत ही नॉमिनल रेट पर है, जिसमें कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट आपका एडवांस मैथ है। स्पेशली उस पर फोकस किया गया जो अभी वीडियोज के ये जो आपका ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो के जो एडवांस मैथ के टॉपिक हैं उनको स्पेशली उन पे फोकस किया गया है। एडवांस मैथ और भी उसमें शामिल होगी जो और अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो आपका एलडीसी एग्जाम आने वाला है उसके लिए ये जो मैथ का कोर्स है वो बहुत उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो आप में से वे लोग जो मैथ में वाकई मजबूती पाना चाहते हैं वो वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं ये जो सॉल्यूशन की सीरीज है, जो टेस्ट का सॉल्यूशन की सीरीज है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो अपन मिलेंगे सेकंड टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।